Hi guys. Well, let's start the sessions. Today we are discussing the question about DPSP. आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस DPSP के ऊपर क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं एग्जाम्स में, इसके ऊपर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग DPSP। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहा है कि दिस सीक टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। DPSP जो है इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी कंट्री में स्टैब्लिश करना चाहती है, बिल्कुल सही बात है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर द नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्ट था, गवर्नमेंट 1935 एक्ट था, वो DPSP इनके नेचर में, DPSP इनके नेचर में, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और लीगली एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, ये बात कर लेते हैं कि DPSP जो है वो नॉन जस्टिकेबल होती है नेचर में, तो एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, दे आर नॉट लीगली बाय एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही। तो आंसर हो गया 1 और 2। आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं, नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSP। इनमें से कौन सी चीज़, इनमें से कौन से जो फीचर्स हैं DPSP के वो सही से इम्प्लीमेंट हुए, कि DPSP के अकॉर्डिंग सरकार ने कौन कौन सी पॉलिसी अब तक बना दी हैं, कौन कौन से DPSP के कहने सरकार ने अब तक काम करें, गवर्नमेंट ने अब तक काम करें। तो पंचायती राज सिस्टम बताइए, आपको आर्टिकल 14 में दिया गया है, आर्टिकल 14, तो उसके हिसाब से सरकार ने पंचायती राज सिस्टम लेके आई इंडिया में। नॉन अलाइनमेंट हमने पढ़ा हुआ कि हम किसी के साथ अलाइन नहीं करेंगे, किसी कंट्री के साथ ग्रुप नहीं बनाएंगे। पंचशील एग्रीमेंट हमने पढ़ा होगा जो नेहरू ने दिया है, कि कॉपरेशन विद द कंट्रीज, विद द नेबरिंग कंट्रीज, देयर इज़ नो इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर ऑफ एनी अदर कंट्री। ये सब पंचशील की जो 5 बातें जो नेहरू जी ने बताई हैं, उनके अकॉर्डिंग भी ये DPSP का ही एक प्रोविज़न है। मेटर्निटी बेनिफिट, ये मैं को बता चुका हूँ कि जो द लेडीज हु आर प्रेग्नेंट इन द गवर्नमेंट सर्विस, दे गेट रिलीफ फ्रॉम द गवर्नमेंट टू टेकन केयर ऑफ देयर चाइल्ड। तो पहला भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और तीसरा भी बिल्कुल सही है। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन का फॉर्मेशन बैकवर्ड क्लास के लिए, जो गांधी जी का, जो अम्बेडकर कहते थे कि अपलिफ्टमेंट ऑफ SC एंड ST कास्ट, इसके लिए चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो DPSP के अकॉर्डिंग हमारे सरकार ने ये इम्प्लीमेंटेशन करी है, तो आंसर हो गया 4। आगे चलते हैं। पंचायती राज आपको बताइए कि कहाँ से आया है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है पंचायती राज को, 73rd अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि गांधी जी का ड्रीम था कि जो विलेज है वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए अपने काम करने के लिए, कि अपना काम वो सेल्फ गवर्नेंस चला सकें विलेजेस में। पर कंडीशन आज ख़राब है कि पंचायती राज इज़ अ मोस्ट करप्टेड सिस्टम इन दिस कंट्री, कि पंचायती राज एक बहुत करप्टेड सिस्टम हो गया है। इसमें पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती गवर्नमेंट्स की, करप्शन लीकेज ज़्यादा है, पॉलिसी लीकेज ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें जो सुधारनी चाहिए गवर्नमेंट को पंचायती राज में। एक इनफेक्टिव लीडरशिप है, ये आप लिख सकते हो। इंटरनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में मैंने बता दिया, नॉन अलाइनमेंट और पंचशील एग्रीमेंट ये भी सरकार ने दिया है। मैटरनिटी बेनिफिट वुमेन वर्कर्स के लिए, बिल्कुल सही बात है। और कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ से क्या क्या दिया है। देखो, प्लानिंग कमीशन एक इस्टेब्लिश हुआ था 1950 में, और 5 ईयर प्लान्स, नीति आयोग, ये सब किसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन दिख रहा है हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। ज़मींदार जागीरदारी ये सब अबॉलिश कर दी सरकार ने, रिफॉर्म्स लेके आई, लैंड रिफॉर्म्स लेके आई सरकार, नए सीलिंग
लॉज लेके आई और जो सरप्लस लैंड थी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लैंडलेस लेबर में। ये सब चीज़ें दूसरे आर्टिकल में, दूसरे पॉइंट में, सॉरी। मिनिमम वेजेस एक्ट आपको पता ही है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन अबॉलिशन एक्ट, ये सारी चीज़ें, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये आपको पता ही है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको CSE में दिख सकते हैं। वो पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। CDS में आपको पूछ सकता है, NDA में आपको पूछ सकता है, CAPF में आपको पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। आगे चलते हैं, ये सारे चीज़ें आप पढ़ लेना, नीचे से ये पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज कर रही है सरकार, सब्सिडीज़ दे रही है, सीड्स फर्टिलाइज़र को मिनिमम कॉस्ट कर रही है उनकी। 3 टायर पंचायती राज सिस्टम आपको पता ही है इंट्रोड्यूस हुआ था। रिजर्वेशन एक ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ DPSP, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSP। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने क्या बनाया है, नेशनल कमीशन, वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। आगे चलते हैं, ये सब हमने बात कर ली कि कैसे क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ने किया है DPSP में। ये सब चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। नेशनल कमीशन बनाना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, है ना। ये सब चीज़ें सरकार ने जो करी हैं वो DPSP के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है कि DPSP में जो आर्टिकल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपनी पॉलिसी फ्रेम करें, आगे चलें। ये सब भी है कि लॉस टू प्रोहिबिट काउस ऑल बलॉग्स, कि आपको स्लॉटरिंग ऑफ काउस रोकनी चाहिए, कि गाय नहीं कटनी चाहिए। हिस्टोरिकल मोनूमेंट एक्ट, अपनी जो है कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले जा रहे हैं, TB के लिए हम, लेप्रोसी, एड्स, कैंसर के लिए हम दवाइयाँ फ्री मेडिसिन्स का प्रोविज़न करवा रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फ्री मेडिसिन्स, लो कॉस्ट हेल्थ, ये सब चीज़ें प्रोविजन। क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है जो सेपरेट करता है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से, पब्लिक सर्विस स्टेट में। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इज आर नॉट बेस्ड ऑन सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, जो कौन सी इसमें से DPSP सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है। आपको बता दूं, फ्री लीगल एड बिल्कुल सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड है। हम पुअर्स को फ्री लीगल एड देंगे। अगर कोई बंदा जिसका पैसा नहीं है और उसने कोई क्राइम किया है तो उसको गवर्नमेंट फ्री लॉयर देती है, ताकि वो अपने क्राइम को जस्टिफाई कर पाए और बोल पाए कि मैंने ये क्राइम नहीं किया, या फिर अपने क्राइम को जस्टिफाई कर पाए, कि अपने आप को खुद को सेव कर पाए। फ्री लीगल एड देती है पुअर को। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट, बिल्कुल सही बात है, ये भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल है ना। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, गलत मतलब सही है। इन सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे कौन सा पॉइंट बेस्ड नहीं है, वो ये है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। ये तो सेफ करते हैं कि ये तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, कि इसमें सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, सोशलिस्ट जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि प्रमोट वेलफेयर, वो वेलफेयर प्रमोट करना चाहते हैं, प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल। पर जो लिबरल लोग हैं वो चाहते हैं कि आपको फ्रीडम मिले, एनवायरनमेंट बिल्कुल सही रहे। इंटेलेक्चुअल लोग चाहते हैं कि एनवायरनमेंट बहुत सेट है, नेचर लेवल जो होते हैं, ये जो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। ये किस पे बेस नहीं है, ये बेस नहीं है सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। कहाँ से जोड़ा गया है सर, 42 अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया इसको। 42 अमेंडमेंट एक्ट से क्या करा गया है, ऐड किया गया है। 42 अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है। और कौन से आर्टिकल में, ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 48A में, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। आगे चलते हैं।
ये कुछ चीज़ें आप देख लीजिए कि लिबरल में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी है, प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये सब चीज़ें, सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिक्योरिंग पार्टिसिपेशन वर्कर मैनेजमेंट, यूनिफॉर्म कोड, एनिमल हस्बेंड्री ऑर्गेनाइज करना, है ना, अपने मोन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना, अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करना, सेफ गार्ड करना फॉरेस्ट को, ये नेचर से आ जाता है। आपको पता ही चल गया होगा कि लिबरल जो लोग हैं वो बात करते हैं इन सब चीज़ों की कि हमें कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, जुडिशरी को सेपरेट कर दो एग्जीक्यूटिव से, अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए मोन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करो, अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस को प्रोटेक्ट करो, है ना। तो वर्क पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज़, ये भी लिबरल प्रिंसिपल है। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग ही सब लोग रहेंगे, है ना। सोशलिस्ट में ये है कि सिटीजन्स का भला होना चाहिए, प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल। सोशलिस्ट का मतलब ही होता है प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल। भाई अच्छा रहने को मिल जाए, अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छी हेल्थ मिल जाए, अच्छी एजुकेशन मिल जाए, ये सब चीज़ें कौन बात कर रहा है सोशलिस्ट लोग। हमको लिवलीहुड अच्छा चाहिए, हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए भाई रिसोर्सेज का, तो हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। कैसे नहीं है कि एक को सारे से रिसोर्स दे दो और बाकी को कुछ मत दो, हमें इक्वल पे चाहिए। हमें चाहिए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब हम जहाँ रह रहे हैं वो अच्छी जगह हो, है ना। हमें अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और हमारे जो चिल्ड्रंस हैं उनका एक्सप्लोटेशन नहीं हो, यूथ का एक्सप्लोटेशन नहीं हो, ये सब चीज़ें। राइट टू वर्क का एक सिक्योर एक्ट हो, एक सिक्योर प्रोविज़न हो, ये सब बातें सोशलिस्ट प्रिंसिपल की है। अनएम्प्लॉयमेंट सिकनेस से हमें प्रिवेंट मिले, अवॉइड करें हम अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट हो। गांधीयन प्रिंसिपल आप देख रहे होंगे कि पंचायती राज पहले ही बता दिया मैंने, प्रोहिबिशन ऑफ ड्रग्स एल्कोहल, ये सब इनका ही है प्रिंसिपल है। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एजुकेशन ऑफ वीकर सेक्शन, बिल्कुल सही बात है। गांधी जी कहते थे कि वीकर सेक्शन का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का, उनको आगे आना चाहिए। ड्रग्स और एल्कोहल पे रोक लगा देनी चाहिए, एल्कोहल कंजप्शन कम होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। कंप्लीटली बैन कर देंगे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि एल्कोहल एक मेडिसिनल सॉल्वेंट की तरह काम करता है। इंडस्ट्रीज़ में हम उनको यूज़ करते हैं, मेडिसिन में हम उनको यूज़ करते हैं। एल्कोहल ऐसा प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है, सो एल्कोहल के यूजेस हैं, पर हम इसको लिमिटेड कर सकते हैं फंक्शन से। पंचायती राज हो गया। काउ स्लॉटर बंद होना चाहिए, ये मेन इम्पोर्टेंट इशू है इंडिया का कि गाय को मत मारो, काउ स्लॉटरिंग बंद करो आप। कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोशन मिलना चाहिए। ये सब आपको मैंने बता ही दिया कि ये सब मैंने कल भी पढ़ाए थे। आप कल का सेशन देख सकते हो, आपने कल का सेशन नहीं देखा तो। अब बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन, इंडियन आर्टिकल 51 है। मैंने फंडामेंटल ड्यूटी अभी पढ़ा ही नहीं है, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। एक सिटीजन की क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। भाई वोट करना तो सबकी ड्यूटी है कि नहीं है। कंट्री को डिफेंड करना आपका काम नहीं है, आर्मी का काम है ना। नहीं, ये थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया। इसमें से कह रहा है कि वोट इन अ जनरल इलेक्शन, ये तो आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू वोट। आपको एक पार्टिसिपेशन लेना चाहिए डेमोक्रेसी में, है ना। तो वोट तो ये अलग मैटर चला गया। तो डिफेंड करना आपके सिटीजन्स का काम है। ह्यूमनिज़म की स्पिरिट की इंक्वायरी रखना, कि ह्यूमनिज़म की स्पिरिट को अच्छा रखना, मतलब सोसाइटी में पीस प्रमोट करना, सेंस ऑफ ब्रदरहुड प्रमोट करना, ये सब चीज़ें, ये ह्यूमनिज़म, ये आपका काम है। देश को आगे ले जाना, एक्सेलेंस की तरफ ले जाना, ये भी आपका काम है। ये आपका काम नहीं है, ये तो वोट है, ये आपका भी काम है, पर ये फंडामेंटल ड्यूटी में गिवन नहीं है, क्योंकि ये पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी है। ये आपका राइट टू वोट है, आपका अधिकार है कि आप वोट दे सकते हो। राइट टू वोट, 2, 3, 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। टू वोट इन अ जनरल इलेक्शन इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। कह रहा है कि इनमें से किसको
डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना चाहिए, उसके आइडियल्स को अडॉप्ट करना चाहिए जब वो क्या बना रहे हो, पॉलिसी और लॉ बना रहे हो। इनमें से किसको किसको अपना जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आइडियल्स को अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं है? भाई यूनियन लेजिस्लेटिव बिल्कुल करना चाहिए इन्हीं के लिए, स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल, लोकल अथॉरिटीज़ बिल्कुल, और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बिल्कुल। ये सबके लिए जो जो लॉ बना रहे हैं, जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, पब्लिक सेक्टर हैं, गवर्नमेंट के अंडर अथॉरिटीज़ हैं, वो जब भी वो पॉलिसी और लॉ बनाएं तो डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाएं, फॉर्मुलेट करें तो डीपीएसपी के आइडियल्स को ध्यान दें। तो 1 2 3 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं, स्टेट शुड कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड एनेक्टिंग लॉ। आर्टिकल 12 कहते हैं, आर्टिकल 12 मैंने आपको पढ़ा रखा है फंडामेंटल राइट में, आप जाके देख सकते हो। इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, कि जब भी आप स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं कि स्टेट का डेफिनेशन क्या है, कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट लेजिस्लेचर है, वो ध्यान में रखें इन पॉलिसीज़ को जब भी वो लॉ बना रही हो। गवर्नमेंट और पार्लियामेंट जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट हैं, वो ध्यान रखें। अब आपका वो पता होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका मतलब है क्या? उसका मतलब है कि ऑल सिटीजन विल बी अंडर द सेम लॉ रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। सारे जो रिलीजन को, जो जितने भी जो सिटीजन्स हैं, उनको एक सेम लॉ के अंडर ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो कोई से भी रिलीजन से हो। ऑल रिलीजन विल बी ट्रीटेड इक्वली इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, है ना। तो वो एक सेम लॉ की, सारे टीचर एक सेम लॉ की, जो कि रूल ऑफ लॉ कहता है, इक्वलिटी। पर उसमें एक्सेप्शन है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इनको अलग से ट्रीट किया जाएगा। ये सेम ऑर्डिनरी की तरह ट्रीट नहीं होंगे। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड इन डीपीएसपी, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया प्रपोज टू रिप्लेस द पर्सनल लॉ बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो उसका ओरिजिन कहाँ से है? तो उसका ओरिजिन है जो हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, कुछ रिलीजियस कम्युनिटी की कुछ गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं, उनके ऊपर बेस्ड है। यूनिफॉर्म सिविल का कोड का मतलब यह है कि लॉ थ्रू आउट द कंट्री इज़ द सेम। जो लॉ पूरी कंट्री में सेम रहेगा, उसी के अंडर सारे सिटीजन्स को ट्रीट किया जाएगा। द लॉ शुड बी यूनिफॉर्म इन दी कंट्री। लॉ शुड बी यूनिफॉर्म इन दी कंट्री, कि लॉ यूनिफॉर्म रखो आप, लॉ शुड यूनिफॉर्म इन दी कंट्री। एंड बाय दिस लॉ ऑल सिटीजन आर इक्वली ट्रीटेड। इस लॉ के अकॉर्डिंग सारे सिटीजन इक्वली ट्रीटेड किए जाएंगे। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है, जो कि आर्टिकल 44 में आपको बताइए कि बताएगा कि आर्टिकल 44 क्या करना चाहिए, कि स्टेट को अपना एक यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार करना चाहिए, एक सेम लॉ तैयार करना चाहिए, वो जो पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट किया सके, एक सेम लॉ। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये। जब हम आगे ऐसे करेंगे, जब हम ऐसे की सीरीज़ लेके आएंगे, तब हम बताएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ द नीड ऑफ द मोमेंट। एक ऐसे हो सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो नीड ऑफ द मोमेंट है, एक मोमेंट की नीड है कि ये सही है, स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। हम इसके एडवांटेज देखेंगे, हम इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, हम इसके ऊपर ऐसे लिखेंगे। वो आगे की सीरीज़ में आप ये सेशन देखिए। आगे इसके आगे एक पार्ट 2 हम लेके आ रहे हैं क्वेश्चंस का। आगे ये पार्ट 1 है क्वेश्चंस का। डीपीएसपी के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हम सारे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।